नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बने हुए हैं एक तरह से। अपकमिंग लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव बहुत ज़्यादा अब दूर नहीं रह गए। लेकिन कांग्रेस इस वक़्त मुसीबतों में घिरी हुई दिख रही है। आखिर सवाल यही है कि चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? बीजेपी से कैसे डील कर पाएगी? क्योंकि इस वक़्त कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा डील करना है, सबसे पहले उसको बीजेपी से डील करना होगा, तब जाकर के कहीं वो जनता के बीच में चुनाव लड़ पाएगी। क्योंकि कांग्रेस के सभी खाते सीज हो चुके हैं और कांग्रेस पे 1823 करोड़ का जुर्माना भी अभी हाल ही में आयकर विभाग ने लगाया है। तो सवाल यही है कि कैसे कांग्रेस लड़ पाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि कैसे डील करेगी कांग्रेस। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर मैं यही जानना नमस्कार। चाह रही हूँ कि जी, विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। एक तरह से विपक्षी जो नेता हैं उनको या तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई उन पे की जाती है। विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं। तो आखिर ऑपोजिशन किस तरह से लड़ पाएगा? क्योंकि अभी ऑपोजिशन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे वो कमजोर नजर आ रहा है। नहीं, ये तुम्हारी बात सही नहीं है कि कमज़ोर दिख रहा है आउटर पोज़ीशन। अपोज़िशन लगातार मजबूत है, इसीलिए नरेंद्र मोदी घबरा कर ईडी, सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं। 2 मुख्यमंत्रियों जी, को, इंडिया अलायंस के 2 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने गिरफ्तार भी करवा दिया। महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है सीबीआई का छापा डलवा दिया। अन्य भी लोगों के ऊपर सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी की रेड लगातार जारी है। आज भी अभी दिल्ली के एक मिनिस्टर जो है, उनके ऊपर भी ईडी की नोटिस या ईडी का छापा पड़ा है। जी, तो ये लगातार ये हो रहा है। और राहुल गांधी जी के ऊपर तुम्हें मालूम है 55 घंटे ईडी ने बुलाकर वो संबंध करके उनसे प्रश्न उत्तर किया ही था, सवाल जवाब किया था। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे उनके छापे डाले गए, तमाम और भी लोग हैं जिन पर छापे डाले गए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो और नरेंद्र मोदी जो है लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियों के ऊपर जो है पार्टियों को प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। जैसे इसी क्रम में इनकम टैक्स की नोटिस 1800 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया गया है और अकाउंट फ्रीज कर दिया है कांग्रेस पार्टी का, यानी सील कर दिया है कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट। जी, इसके अलावा सीपीआई के ऊपर भी 11 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस है। 15 करोड़ के आसपास का कुछ नोटिस जो है वो सीपीएम के ऊपर भी कुछ इस तरह का दिया गया है, जो अभी जानकारी में आ रहा है। तो लगातार विपक्षी दल के 3 पार्टियों के ऊपर तो इनकम टैक्स ने ही उनको नोटिस देकर, और हो सकता है सीपीआई, सीपीएम का भी अकाउंट फ्रीज कर दे कांग्रेस की तरह। तो आने वाले समय में वो भी चुनाव से ये एक्चुअली क्या है कि नरेंद्र मोदी हार से इतने बौखला गए हैं, क्योंकि लगातार अभी आप जहाँ गाजियाबाद में हो, गाजियाबाद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अतुल गर्ग है, वो किसी गाँव में गया तो गाँव में लोगों ने उसको भगा दिया वहां से। पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पे मुजफ्फरनगर के अंदर विरोध हो रहा है, तो यहाँ तक गुजरात में भी विरोध हो रहा है, बाकी अन्य राज्यों में भी विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ का रोजगार का दिया हो, चाहे 15 लाख रुपए अकाउंट में 15 आने का लाख। हो, चाहे वो किसानों के आय दुगनी 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का हो, चाहे वो आय दुगनी करने का हो, चाहे वो जीडीपी को बढ़ाने का हो, तो सब में नरेंद्र जी, मोदी फेल होते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं, उनकी सारी गारंटियां फेल हो चुकी, जो गारंटी दे रहे हैं वो सारी गारंटियां उनकी फर्जी है। अतः इसलिए जो है नौजवान अब रोजगार मांग रहे हैं, किसान अपने एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, वह देने में ये फेल हो चुके हैं, इसलिए ये बौखला गए, इनकी चारों तरफ विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। इसी को संदर्भ में देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से वह जो है कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को अपने काबू में करना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार न कर पाए। जी। इसीलिए तो देख रहे हो इसके विरोध में कल 31 मार्च को हम लोग रामलीला मैदान में बहुत बड़ी इंडिया की रैली होने जा रही है, जी, जिसमें पूरे आप भी आओ, हम आपको भी कहेंगे आप आओ, आप भी एक आवाज हो लोकतंत्र को बचाने की, और बाकी और भी देश के तमाम नागरिकों से, आसपास के, दिल्ली के आसपास के नागरिकों से भी अपील करें कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां आए और आवाज को बुलंद करें। और अब तो मैं देखा छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है, मोदी चंदा शोर। जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके
मुझे लगता है अभी जनता में वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों के अंदर वित्त मंत्री के पति निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने परकला प्रभाकर ने एक रिपोर्टर चैनल को, रिपोर्टर टीवी को आकर के साफ साफ बोला है कि ये भारत का ही नहीं, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसका जवाब देखो जनता देगी। देखो राहुल गांधी जी ने भी पहले कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जी यही प्रभाकर जी ने भी कहा, जो निर्मला सीतारमण के पति हैं। अब निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया उन्होंने, यानी दाल में बहुत बड़ा काला है। और उन्होंने कहा, और हम भी यही मानते हैं, देखो ऐसा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि कॉर्पोरेट कंपनियां कोई बॉन्ड खरीदती हैं और बॉन्ड को भुनाती है पार्टियां। जी भारतीय जनता पार्टी जो ने 82 अरब रुपया यानी 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ कैसे, मिला कैसे? देखो, दो दो उदाहरण दे रहा हूँ, दो उदाहरण से समझ में आएगा। एक एक उदाहरण है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला की बात हो रही है, उसका मुख्य आरोपी जो है वो शरद रेड्डी, उसकी कंपनी शरद अरबिंदो रेड्डी जी। फार्मा। शरद रेड्डी, अरबिंदो फार्मा, उसमें 100 करोड़ का घोटाले का आरोप है। वो जेल के अंदर चला जाता है। जेल के अंदर जाने के बाद 5 करोड़ का वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जिसको भाजपा भुनाती है। फिर वो 45 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है, उसको भाजपा भुनाती है और उसकी जमानत हो जाती है। ईडी उसकी जमानत करवा देती है, वो बाहर आ जाता है। बिल्कुल तो पहला है वो घूस देता है। वो क्यों देता है 50 करोड़ रुपया? 50 करोड़ का बॉन्ड क्यों, घूस क्यों के तौर पे नरेंद्र मोदी की पार्टी को क्यों देता है? क्योंकि उसे बाहर आना है, बाहर आने के लिए देता है। दूसरा एग्जाम्पल है मेगा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। वो 144 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है, उसके 14,000 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनके ऊपर छापे पड़े और छापा पड़ने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। जी तो इसका अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी एक रंगदारी गैंग चला रहे हैं। रंगदारी जैसे माफिया होते हैं, बदमाश होते हैं, वो रंगदारी वसूलते हैं तमाम बिजनेसमैनों से कि इतने फोन करते हैं कि इतना पैसा दे दो। जैसे डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम का आपने फिल्म देखा होगा, उसमें वो फोन करता था तमाम कि मैं ये बोल रहा हूँ और पैसा दो। छोटा शकील फोन करते थे, तो छोटा जी शकील की जगह अमित शाह को रख लो। तो ये लोग फोन करते हैं, फोन करके ये लोग कहते हैं कि इतना चंदा दो, इतना इलेक्टोरल बॉन्ड कर दो। नहीं खरीदते हो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और ये लोग छापा डालकर ये लोग फिर उनको मजबूर करते हैं, वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है और ये धीरे धीरे जनता के पास जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड शब्द अंग्रेजी का है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी अभी, लेकिन चंदा चोर का नारा लगने लगा। जो अभी मैंने कहा कि अभी गली से मैं गुजर रहा था 2 दिन पहले, तो छोटे छोटे बच्चे, भारतीय जनता पार्टी का आदमी जा रहा था, उसको देख के लगे नारा लगाने, गली गली में चोर है, मोदी चंदा चोर है। ये लगातार नारे अब जनता के बीच में जाएंगे। कल आप देखोगे, कल कल इस रैली में भी आओगे तो रैली में भी कवर करते हुए आपको नारे दिखेंगे। तो ये देश के चारों तरफ ये नारे अब आने लगे हैं, गली गली में चोर है, मोदी चंदा चोर। मोदी ने देश की संपदा को बेचने की कोशिश की। जैसे क्विक कंपनी है, क्विक एक रिटेल चेन की कंपनी है, उसका जो मेन फंडर है, मेन जो उसका जो कंपनी है वो रिलायंस है। रिलायंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो रिलायंस ने उसके माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। इसीलिए 3 काले कानून आए। 3 काले कृषि कानून जो आए वो क्विक इंडिया के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के बाद आए। उसी तरह नवयुगा इंजीनियरिंग के माध्यम से अडानी ने शेयर खरीदे। अडानी की कंपनी है नवयुगा, तो जी रूट करके पैसा खरीदा गया है। तो इसके बाद ही 3 काले कानून आए। जो 750 किसान शहीद हुए, वह इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसा जो इन्होंने खरीदा है, मतलब पैसा लगाया है रिलायंस ने, अडानी ने, उसके बाद मतलब अंबानी और अडानी ने, उसके बाद ही 3 काले कानून आए। तो 3 काले कानून को लाने का भी माध्यम इलेक्ट्रल बॉन्ड ही था। इसी के कारण किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मतलब कहो कि उन पर हमला किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनकी जमीन छीनने की कोशिश की 3 काले कानून के माध्यम, जिसमें किसान आंदोलन किए। आप भी आए थे, किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिकरी बॉर्डर, सिंगू जी बॉर्डर पर आप भी जाते कवर करते थे। तो आपने देखा कि 750 किसान शहीद हुए। उसमें लखीमपुर खीरी में 5 किसानों के ऊपर, 4 किसान और 1 यूट्यूबर, आपका ही कोई साथी था एक जो पत्रकार कवर करने साथी गया था। था, उस हाँ, उसके ऊपर भी वो एक तक्षक था या निषाद जाति का था बेचारा, तो वो मारा गया वहां पर। वो लड़का जो है मारा, नौजवान लड़का मारा गया। उसके परिवार पर क्या बीती। तो स्थिति ये है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो मारे जाओगे।
नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर केस करेंगे, इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई का नोटिस भेजेंगे। अब तो हर इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी का नोटिस आएगा और सबको ईडी गिरफ्तार करेगी। और लेकिन देश देश की जनता खड़ी होगी। और जैसे ही हेमंत सोरेन और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, राहुल गांधी के ऊपर ईडी की नोटिस आने लगी थी, लगातार कांग्रेस पार्टी के अकाउंट की, ये सारे मुद्दे अब जनता के बीच में, ऐसा नहीं जनता के मुद्दे पर। और नरेंद्र मोदी बौखला गए, उनका उनका चुनाव हारना निश्चित होता है। प्रबल सर, ये वैसे तो बहुत ही कमाल की बात है कि ईडी और सीबीआई हमेशा जो है विपक्षी दलों का ही उनको जो है एड्रेस पता होता है, एड्रेस मालूम होता है, लेकिन कभी सत्ताधारी नेता कभी ईडी और सीबीआई के निशाने पे नहीं आया। हालांकि 5 राज्यों के जो पिछले चुनाव थे और मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जो वीडियोस वायरल हुए थे, उनकी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग्स इतनी वायरल हुई थी, लेकिन अभी तक आज तक ईडी और सीबीआई को वहां का पता मालूम नहीं, जिस तरह से वो कॉल्स लीक हुई थी। और देखो, जब बीजेपी बात करती है भ्रष्टाचार खत्म करने की। मैं पहले बात आ चुका हूँ कि ईडी और सीबीआई जो है वो शूटर की तरह काम करे, सुपारी किलर की तरह। उनको जो है वो नरेंद्र मोदी सुपारी देते हैं कि जाओ इस पार्टी के फला आदमी क्या को बर्बाद करना है, उसके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करना है, इस पार्टी को खत्म करना है, तो इस पार्टी के नेता को फला फला के ऊपर केस करो, उनको परेशान करो, उनको जेल भेजो, उनको गिरफ्तार करो। जैसे एनसीपी के नेता गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया, मात्र किसके कहने पर कि वहां के पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया 100 करोड़ का घोटाले भ्रष्टाचार का। जी। और बाद में वही जो पुलिस कमिश्नर था उसने जो है उसने साफ रूप से इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, ऐसा मैंने सुना है। उसके आधार पर ईडी ने उनको बाहर कर दिया 13 महीना, लेकिन बेचारा वो अंडा सेल, एकांत सेल में जाकर उनको बैठा दिया। हेमंत सोरेन के ऊपर भी ऐसे ही आरोप, हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर दिया, संजय राउत को भी किसी के बयान देने पर ही गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जहां प्रमाण है, ईडी के पास अब प्रमाण, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है? ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है भारतीय जनता पार्टी? इनकम टैक्स क्यों नहीं नोटिस दे रहा भारतीय जनता पार्टी को? क्यों नहीं इनकम टैक्स नोटिस भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को क्यों नहीं सीज कर रहा है? सवाल ये है, क्योंकि वो रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि वो सुपारी किलर बन चुके हैं कुछ अधिकारी। ईडी पूरे बेकार नहीं है, ईडी के कुछ अधिकारी जो है वह मोदी के सुपारी किलर की तरह काम कर रहे हैं। अब आने वाली जब गवर्नमेंट बदलेगी तो ईडी पर इस तरह के उस पर देखना पड़ेगा, जो कानूनी प्रावधान है जिसका इस्तेमाल करके वो विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अमानवीय कई उसमें धाराएं हैं कि आप अगर ईडी केस में चले गए तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये सबसे अमानवीय। अंडर ट्रायल है आप, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ईडी में। उसका ही फायदा उठाकर ईडी जो है एक साल 13 महीने 14 महीने 2 साल तक लोग ईडी के उस केस में जेल के अंदर है और अभी भी चार्जशीट दायर नहीं हुई। तो ऐसा जो है ये कानूनी प्रावधान, ये भारत के संविधान और कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है एक तरीके से। ईडी जो है वो एक तरीके से समझ लो जी, समय ये कह रही हूँ तानाशाही का एक टूल बन गया है वो ईडी। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर सबको नजर आ रहा है कि आज बीजेपी सरकार जो है वो किस तरह से ईडी और सीबीआई को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। उसने अपने वो टूल्स जो है तैयार कर लिए हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी वो क्लिप काफी वायरल हो रहा है इस टाइम पे कि लोकतंत्र जो है सरकार बदलेगी तो वो लोकतंत्र का जो चीरहरण करने वाले हैं उन पे जरूर कार्रवाई हो, जिससे फिर कभी जी। देखो, मैं तो कहता हूं कि जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, सीबीआई के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जो ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी विपक्षी दलों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब देश विरोधी है। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सब संविधान विरोधी है। ये चुनाव को बाधित करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव बाधित करने का काम एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अतः इन सारे अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शांत बैठा हुआ, सोया हुआ है, क्या है, कहां पड़ा, बेहोश पड़ा हुआ, मालूम नहीं। वो भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही काम कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो चुनाव आयोग नहीं, अब संघीय आयोग बन चुका है। संघ का कोई अनुवांशिक संगठन बन चुका है वो।
अतः जी इसलिए जो है देश की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, और ये इसकी शुरुआत कल देखोगे, कल लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कल भी बदमाशी करेगा, कल भी बसों को आने नहीं देगा, कल भी भीड़ को इकट्ठा होने नहीं देगा, जनता को इकट्ठा नहीं होने देगा। कल भी बहुत सारी सुबह सुबह से गिरफ्तारियां शुरू होंगी, कल सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, ये मुझे अंदेशा है। कल सुबह से ही बिल्कुल तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, रामलीला मैदान पहुंचने नहीं दिया जाएगा, जनता को पहुंचने नहीं दिया जाएगा, नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, हो सकता है हम भी गिरफ्तार हो जाए। इसमें कोई नहीं, सुबह से ही गिरफ्तारी चालू हो जाएगी, देख लेना, रात से ही गिरफ्तारी चालू करेंगे लोगों को। कल रामलीला मैदान आने नहीं देगा नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और ये होगा काफ़ी हद तक। जो आपने बातें कही हैं ये काफ़ी हद तक सच भी होंगी, नज़रबंद किया जाएगा नेताओं को, लोगों को रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में ही जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो उसके बाद आप कार्यालय को भी जो है बंद कर दिया और वहाँ उनके नेताओं को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। तो ये एक तानाशाही माहौल में इस तरह की तस्वीरें सामने निकलती हैं। और जहां तक रामलीला मैदान की बात है तो बिल्कुल जैसा प्रबल सर कह रहे हैं, ऐसा ऐसी तस्वीरें भी आएंगी और कई नेताओं को नजरबंद किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा देखो, और जैसे कोशिश। जी जैसे सीपीआई के ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आ गई, सीपीएम के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए, उनके ऊपर इनकम टैक्स का 1800 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया। यह अब तानाशाही की ओर देश बढ़ चुका है। देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस देश जी का ये चुनाव बस माहौल का चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। अब ऐन केन प्रकरण जनता उनके विरोध में आ गई है, नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी देश भर में हर विपक्षी दल को, हर विपक्षी नेता को जेल के अंदर डाल लेंगे। ये मैं आरोप लगा रहा हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। और कल हो सकता है आज रात से लेकर कल सुबह तक बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी कल हो जाए। जी। तो सर ये जो वन वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो नीति है, क्या इसी तरह से बीजेपी इसको लेकर आएगी कि विपक्ष को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया जाए? देखो, हालांकि वन जैसे कि वन नेशन जी वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है तानाशाही। वन नेशन वन इलेक्शन बहुदलीय जो हमारा लोकतंत्र है, बहुदलीय है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ, उसके विरुद्ध है। कहीं भी कोई भी पार्टी की सरकार से कोई सहमत नहीं होगा तो हो सकता है वो सरकार गिर जाए। अब सपोज करो कोई सरकार बनी, लोग विरोध में आ गए, उस सरकार के खिलाफ हो गए, सरकार गिर गई, तो क्या 4 साल तक, 1 साल के बाद 4 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा, फिर अगले 5 साल बाद ही इलेक्शन होगा? यह तो देश के लोकतंत्र के लिए घातक। वन नेशन वन इलेक्शन देश के प्रति घातक है। यह नरेंद्र मोदी वन 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 पार्टी सिस्टम की तरह देश की तरफ ले जा रहे हैं, चाइना की तरफ बढ़ा रहे हैं देश को। जैसे चाइना ने कब्जा कर लिया था वैसे ही कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अग्निपथ योजना लाई थी कि अग्निवीर बनाएंगे, 4 साल के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद नौजवानों को आरएसएस में भर्ती कर देंगे, आरएसएस की सेना बना देंगे या अडानी की सेना बना देंगे, अडानी के कंपनी में ज्वाइन करा देंगे, फिर उस सेना से कैप्चर करा लेंगे पूरे देश पर। यह इनकी दीर्घकालिक योजना थी, जो योजना भी फेल होती हुई दिख रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अगर जब सत्ता में आएगी 2024 में, नरेंद्र मोदी हारेंगे, तो हम पहले ही आते ही अग्निपथ योजना को रद्द करेंगे। लेकिन मुझे यह आशा है कि देश में जो चुनाव होगा, इस चुनाव के दौरान बहुत व्यापक रूप से बेईमानी होने जा रही है, और इलेक्शन कमीशन बेईमानी करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अब जो है वह संघ का एक अनुवासी संगठन, संघीय आयोग की तरह काम कर रहा है। वह चुनाव आयोग नहीं रह गया, वह केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। वो देश के प्रधानमंत्री के दब से दब कर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री, लेकिन अब उस प्रधानमंत्री का कि सारे निर्णय जो चुनाव आयोग ने लिए जा रहे हैं, सारा जो हो रहा है, सब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और होम मिनिस्ट्री से किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरेआम। और कल ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन होगा कि कल ये देखना होगा कि कल या तो देश के अंदर कल से ही तानाशाही लागू हो जाएगी, ये रात में हो सकता है सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए, कल सुबह तक होते होते गिरफ्तारी हो जाए, और ये देश में नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों का विरोध चालू हो गया। उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे प्रत्याशी उनके घुस नहीं पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में घुस नहीं पा रहे हैं, गुजरात में घुस नहीं पा रहे हैं। जनता सड़कों पर आने वाली है,
इससे घबरा कर नरेंद्र मोदी चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। प्रबल सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आपने बोला कि चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ईडी सीबीआई बीजेपी के लिए काम कर रही है खुलकर, और ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होना मुमकिन नहीं है, तो आप कैसे बीजेपी सरकार को हराएंगे? क्या नीतियां होंगी? और कांग्रेस को तो देखो, पूरी तरह से ये लड़ाई मोदी बनाम विपक्ष नहीं है, ये मोदी बनाम जनता है। देश की जनता लड़ रही है चुनाव में। अब देश की जनता से यही आग्रह करूंगा, भर भर के चुनाव में जाकर वोट करो, इतना क्या वोट आपको डालो लगता कि है कि ईवीएम के होते हुए जनता लड़ ईवीएम, पाएगी? देखो कहीं ना कहीं ईवीएम पर बदमाशी करेंगे, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा वोट डाल दो कि मैनिपुलेशन हो ही नहीं। मैनिपुलेट करते हैं, ईवीएम में टेम्परिंग भी कई जगह करते होंगे, ये बात है, ये बात सच है, लेकिन इतने वोट डाल दो कि वो करें। और कई जगहों पे तो मुझे मालूम है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर 500 कैंडिडेट खड़े करने की योजनाएं बन रही है। 500 कैंडिडेट एक लोकसभा में खड़े करने की योजनाएं कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ किसान संगठन बना रहे हैं, कुछ जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने हाल ही में अभी एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो गरीबों और वंचितों के खिलाफ है। अब ये सबसे जो बड़ा 1800 खिलाफ तो वो जुर्माना खुद है, कांग्रेस के ऊपर लगाया है। वो खुद एक बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, और वह जो है वो खुद उसने कहा था कि दलित का काम ही सेवा करना है, सेवक का रूप में। तो जब विरोध हुआ तो वो ट्वीट करके एक्स पर उसने पोस्ट किया था, और पोस्ट करके भाग गया था। ये देश का चुनाव ये तय करेगा कि देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे कि नहीं बचेंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए भी ये चुनाव जो है बहुत ही, मतलब समझ लो, एक टेस्ट है उनके लिए भी। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो न पिछड़ों को कोई नहीं मिलेगा, न गरीबों को कुछ मिलेगा, न तो वंचितों को मिलेगा, न दलितों को, न आदिवासियों को, न अल्पसंख्यकों को, किसी को कुछ हक नहीं मिलेगा। सारे हक खींच कर लिए जाएंगे, सारे अधिकार खींच के लिए जाएंगे। बस एक व्यक्ति को अधिकार रहेगा, वो नरेंद्र मोदी, और उसके साथ जो उसके लोग हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, यह लोगों को ही सारा हक रहेगा देश की संपदा को लूटने का। खेती भी वही करेंगे, नदियां भी उनके पास चली जाएंगी, कोयला भी उनके पास चला जाएगा, लोहा भी उनके पास चला जाएगा, रेल भी उनके पास चला जाएगा, हवाई जहाज, अब कुछ बचेगा नहीं देश में। सारे चीजों पर कब्जा जो है, दो सामंत पैदा हो जाएंगे देश के अंदर, बड़े सामंत। उनका नाम अडानी अंबानी होगा, और मोदी जो है उनके ऊपर बैठा रहेगा, और यही सब मिलकर देश चलाएंगे। तो ये सब होने वाला है अगर नरेंद्र मोदी आ जाए। देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा देश के अंदर होने वाला है, इसको चीज को समझो आप। बहुत बड़े खतरे से देश जूझ रहा है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। लोकतंत्र को बचाना हमारा काम है। लोकतंत्र को लगातार रक्षा करने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब जनता जागरूक हो रही है। लगातार नारे सुनने में आ रहे हैं, गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। ये नारा ऐसे नहीं आ रहा है, जनता के बीच में आवाज आ रही है, जनता नारा लगा रही है। और इस देश के अंदर एक चीज समझो कि जब कोविड के अंदर दौरान लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए, नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं दिया। नरेंद्र मोदी उस दौरान लोगों को दवाई गोली का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने उस दौरान कोविडशील्ड कंपनी के मालिक आधार पूनावाला, जो सीरम कंपनी चलाता, उससे 50 करोड़ सुपर चंदा ले लिया और उसको ऑर्डर दे दिया कि जाओ कोविडशील्ड लगाओ, इतना लगाना, जितने में बेचना बेचो। 100 रुपए से नीचे का कोविडशील्ड हजार रुपए में बिका। वो मुनाफा कौन किसके पास गया? यानी चंदा दो धंधा लो, चंदा दे दो, धंधा जो चाहे वो ले लो। तमाम फार्मा कंपनियां जो उसमें मापदंड में ड्रग टेस्ट में फेल हो गई, वो कंपनियां बीपी शुगर की जो दवाइयां बना रही, वो सारी दवाइयां फेल हैं। वो चंदा दे चुकी हैं, चंदा देने के बाद उनका दवाइयां बिक रही हैं, लोग खा रहे हैं। करोड़ों लोगों को जो दवा खा रहे हैं, उनके जान को खतरा है दवाइयों से। ये सबसे बड़ी विडंबना इस देश के अंदर है। और नरेंद्र मोदी ने देश की संपदा को तो लुटवा दी, देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। अभी एक और आया है कि हमारे देश में 3 जगह पर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पेडोर, मैंगलोर और पेडोर जो है वो कर्नाटका में है, और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर तेल रिजर्व रखा गया है, तेल का रिजर्व इमरजेंसी के लिए। देश में 9 दिन का तेल रिजर्व यहाँ रखा गया है कि युद्ध की स्थिति हो या कोई इमरजेंसी पीरियड हो, तो हम अपने यहाँ ऑयल और पेट्रोल का
डीजल और पेट्रोल की हम सप्लाई को जारी रख सके 9 दिन तक। उस रिजर्व में से मैंगलोर के रिजर्व की कंपनी के एक्सपोर्ट अगर कोई कर सकता है तो वह उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारतीय कंपनी है, सरकार की कंपनी है। अब वहां पर भी उसमें संशोधन करके उस कानून में वहां पर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को मैंगलोर की फैसिलिटी, मतलब मैंगलोर का भंडारण क्षेत्र जो हमारा तेल का रिजर्व, उसका इस्तेमाल करने की आज छूट दे दी है, उनको दे दिया है, बेच दिया, उसको लीज कर दिया, यानी वह एक्सपोर्ट अब कर सकता है। तो हमारे देश की सामरिक महत्व की चीज, जो हमारी सुरक्षा की चीज है, उसको भी वह जो है अबू धाबी नेशनल कंपनी यानी विदेशी कंपनी को दे दिया। अब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में स्टेक किसका ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि अबू धाबी नेशनल ऑयल जो अबू धाबी है वहां पर आईएसआई के लोग, आईएसआई के एक्टिव भी रहते हैं। अबू धाबी में पाकिस्तान के जनरल्स भी रहते हैं, चाइना के तमाम उद्योगपति भी अबू धाबी में रहते हैं। यहाँ तक विनोद अडानी का भाई, गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी, विनोद शाह भी अबू धाबी में रहता है। तो क्या इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो उस कंपनी का दिया गया? भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो ये सब सवाल है, ये सब सवाल को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। बिल्कुल। ये बहुत ही गंभीर बातें आपने चलते-चलते बताई हैं दर्शकों को, बहुत गहनता से इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन कल रामलीला मैदान कल रामलीला मैदान हो, 31 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में। आप सब लोग आइए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए आइए। आप सबका स्वागत है वहां पर, आइए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना वक्त देने के लिए। नमस्कार।